HTML के पिछले सभी सेशन से हमें ये जानकारी ज़रूर मिल गई है अब तक कि किस प्रकार HTML लैंग्वेज अपने टैग्स की सहायता से एलिमेंट्स को वेब पेजेस पे प्रदर्शित करती है, जैसे कि इमेज को लगाना या किसी हेड टैग को अपने वेब पेज पे दिखाना। परंतु इसके साथ हमें CSS की नॉलेज होना भी ज़रूरी है। CSS की इम्पोर्टेंस को ध्यान रखते हुए हमने इस HTML सीरीज़ में CSS के बेसिक्स को इंक्लूड किया है। CSS के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं अभी आपको दे रहा हूं और इसकी डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन बाद के सेशंस में आपको मिलेगी। CSS जो है हमारी पोजिशनिंग डिसाइड करता है HTML एलिमेंट्स के लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप किसी CSS HTML के सभी एलिमेंट्स के लिए पोजिशनिंग और फॉर्मेटिंग डिसाइड करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, जैसे इमेज को, किसी पर्टिकुलर जगह पे प्लेस करना चाहते हैं तो CSS पोजिशनिंग का सहारा ले सकते हैं। CSS आपको फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस भी देता है, जैसे कलर्स को डिसाइड करना, साइज या डिस्प्ले को डिसाइड करना। HTML के प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट से भी ये पहले किया जाता रहा है, परंतु HTML5 को ध्यान में रखते हुए CSS की पोजिशनिंग रूल्स को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। इसका कारण ये है कि HTML जो है वो आपका एलिमेंट को दिखाने वाला लैंग्वेज रहता है, जबकि CSS जो है पोजिशनिंग और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड लैंग्वेज रहता है। CSS का पूरा मतलब रहता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS को प्रयोग करने का एक मुख्य कारण ये भी रहता है कि HTML की फाइल के कंटेंट को उसकी फॉर्मेटिंग से अलग कर दिया जाए। इसका फ़ायदा ये रहता है कि आप एक ही HTML की फाइल को कई तरह की फॉर्मेटिंग में ढाल सकते हैं जो CSS के द्वारा डिफाइन की जा सकती हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी हम आने वाले सेशंस में लेंगे, परंतु अभी हम CSS के एक बेसिक स्टाइल टैग की जानकारी ज़रूर लेना चाहेंगे, ताकि आप इसके बेसिक रूल को ज़रूर समझें, ताकि आने वाले चैप्टर्स में हम CSS की जानकारी को ध्यान में रखते हुए HTML की लैंग्वेज को सीखें। हम स्टाइल टैग के साथ CSS की बेसिक फॉर्मेटिंग को अपनी HTML फाइल के अंदर प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हेड सेगमेंट के अंतर्गत स्टाइल टैग को प्रयोग किया गया है। क्योंकि हेड सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है HTML फाइल का, तो इसमें हम टाइटल के बाद ये दूसरा टैग इसमें प्रयोग कर रहे हैं जो कि स्टाइल टैग है। देखिए यहाँ पे H1 और P2 टैग के रूल्स डिफाइन किए गए हैं। स्टाइल में रूल्स को डिफाइन करने के लिए उस टैग का नाम, जैसे कि H1, फिर ओपनिंग करली ब्रेसेस और एक क्लोजिंग करली ब्रेसेस का प्रयोग किया जाता है। बीच में हम प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं जो कि कलर है यहाँ पे। डबल कॉलन के बाद उसकी वैल्यू को डिफाइन किया जाता है जो यहाँ पे रेड है। अब यदि स्टाइल टैग की यदि आप इस एग्जांपल को यहाँ वेब पेज में देखें तो देखें दिस इज हेडिंग 1 टैग जो है वो यहाँ पे रेड दिखाया गया है। इसका कारण ये है कि H1 टैग के ऊपर ये स्टाइल डिफाइन कर दिया गया है। इसी तरह से यदि आप P टैग की तरफ देखें तो P टैग का जो कलर है वो ब्लू डिफाइन किया गया है। आप जब स्टाइल डिफाइन कर देते हैं तो जब भी बॉडी टैग के अंदर उन टैग्स को प्रयोग करते हैं तो वो स्टाइल जो है वो उस पर एप्लीकेबल या इम्प्लीमेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे H1 जो टैग है उस पर रेड कलर डिफाइन किया गया है और जो P टैग है उस पर ब्लू कलर डिफाइन किया गया है। इसको हम fourth.html के एग्जाम्पल से भी समझते हैं। एग्जाम्पल को खोलने के लिए HTML प्रोग्राम्स की एक्सरसाइजेस पर जाएं। आप fourth.html को डबल क्लिक करके आप ब्राउज़र में खोल सकते हैं। आप देखेंगे आउटपुट आपके पास अवेलेबल है, परंतु कोडिंग को देखने के लिए फिर से राइट क्लिक और एडिट विद नोटपैड++ कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, और ये वाला जो एक्सरसाइज का जो बॉक्स है, विंडो है, उसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे पास केवल 2 ही विंडोज़ ओपन है, एक मेरे पास नोटपैड++ और दूसरा ब्राउज़र। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो स्टाइल टैग यहाँ डिफाइन किया गया है। इसमें H1 को सिलेक्ट किया गया है और उसका कलर डिफाइन किया गया है। इसी तरह से P टैग का कलर भी यहाँ डिफाइन किया गया है। जब भी हम इन टैग्स को बॉडी में प्रयोग करेंगे तो उनके ऊपर ये स्टाइल इंप्लीमेंट होंगे, जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ और इस फाइल को सेव कर देता हूँ। रिफ्रेश करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको वो कलर अवेलेबल हो गया है जो कलर आपने स्टाइल टैग में चेंज किया है। इसी तरह से जब भी मैं जितनी बार इन टैग्स को प्रयोग करूंगा उन पे ये रूल एप्लीकेबल रहेगा। जैसे मैं P टैग को एक बार दोबारा प्रयोग करना चाहता हूं। अब यहाँ ये ध्यान रखिए, P टैग का अर्थ यहाँ पैराग्राफ टैग से है। जब भी आप नए पैराग्राफ को बनाना चाहते हैं तो आप P टैग का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ मैं
जानकारी दे रहा हूँ सेकंड पैराग्राफ के बारे में। फाइल को सेव करना ज़रूरी है और यहाँ से रिफ्रेश का बटन दबा देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास सेकंड पैराग्राफ टैग की जानकारी भी उपलब्ध हो गई है। तो इस प्रकार आप आसानी से स्टाइल्स को प्रयोग कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं इन सभी टैग्स के लिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि मान लीजिए आपने 50 बार पी टैग का प्रयोग किया है अपने वेब पेज में, तो आपको केवल एक टैग को ही आपको केवल उसके स्टाइल में जाकर ही चेंज करना है। नीचे दिए गए सभी पी टैग्स में उन सबको फॉलो कर लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं फिर से कलर चेंज कर देता हूँ और इस फाइल को सेव कर देता हूँ यहाँ से मैं, और फाइनली यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। F5 शॉर्टकट आप रिफ्रेश के लिए प्रयोग कर सकते हैं और सेव करने के लिए शॉर्टकट Ctrl+S का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखें जो भी चेंजेस आप करते जा रहे हैं वो सभी पी टैग फॉलो करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार आप स्टाइल टैग का प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक जो हमने बात की है CSS की, ये बिल्कुल बेसिक्स की जानकारी ली है। आने वाले सेशंस में हम CSS को और थोड़ा सा नज़दीकी से जानकारी लेंगे उसकी और उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे।